हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं सेशन को। हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 17 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जितने भी फैक्ट, जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के यहां पर मैं आपको बताऊं, एक एक को नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में हमको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, पीडीएफ डेली करंट अफेयर की विथ मॉक टेस्ट आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, 17 दिसंबर के करंट अफेयर के। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? यहां पर देखिए ओटीटी अवार्ड्स की बात की जा रही है। देता कौन है? फिल्म फेयर, एक इंडियन एंटरटेनमेंट मैगजीन है फिल्म फेयर। ये 2020 से ओटीटी रिलीज को भी अवार्ड्स दे रही है, चाहे वो सीरीज हो, मूवीज हो, है ना। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो मूवीज और सीरीज आती है, वेब सीरीज, उनको 2020 से अवार्ड दिया जा रहा है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड। अब 2025 में फिर अनाउंस किए गए मुंबई में, और यहां पर बेस्ट सीरीज का जो अवार्ड है ये दिया गया ब्लैक वारंट नाम की वेब सीरीज को। आंसर हो जाएगा आंसर ए। काफी सारी कैटेगरीज है, ध्यान से सुनना, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएगा। एक एक करके मैं आपको सारी बताता हूं। देखिए 15 दिसंबर को मुंबई में आयोजित किया गया था फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025। यहां पर ब्लैक वारंट नाम की वेब सीरीज को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया। पहले हम जो वेब सीरीज है उनकी सारी कैटेगरीज की यहां पर बात कर लेते हैं। तो बेस्ट सीरीज मिल गया ब्लैक वारंट को। फिर आते हैं बेस्ट डायरेक्टर सीरीज के लिए, क्योंकि हम सीरीज की बात कर रहे हैं, अभी मूवीज की बात नहीं कर रहे, है ना। तो बेस्ट डायरेक्टर नागेश कुकुनौर हो जाएंगे। द हंट नाम की इनकी वेब सीरीज आई थी, द हंट द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। तो इस वेब सीरीज के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है नागेश को। फिर आते हैं बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स। देखिए एक हमने बात करी बेस्ट सीरीज की, और यहां पर यह है क्रिटिक्स। पाताल लोक सीजन 2 को यह अवार्ड दिया गया। फिर बेस्ट एक्टर मेल ड्रामा, यह अवार्ड दिया गया जयदीप अहलावत को पाताल लोक सीजन 2 के लिए ही। इनके अलावा बेस्ट एक्टर फीमेल ड्रामा का अवार्ड दिया गया मोनिका पवार को खौफ वेब सीरीज के लिए। बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स ड्रामा, अब यहां पर यह कैटेगरी बदल गई है, क्रिटिक्स ड्रामा है, यह जहान कपूर को दिया गया ब्लैक वारंट वेब सीरीज के लिए। और बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स ड्रामा यह अवार्ड दिया गया रसिका दुग्गल को शेखर होम नाम की वेब सीरीज के लिए। यहां पर हमने बात की सीरीज की। अब हम चलते हैं फिल्मों की कैटेगरी पर। बेस्ट फिल्म का ओटीटी अवार्ड दिया गया गर्ल्स विल बी गर्ल्स को। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया द मेहता बॉयज की नाम की मूवी को, ओटीटी रिलीज थी। फिर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें, सूची तलाटी को दिया गया गर्ल्स विल बी गर्ल्स के लिए। बेस्ट एक्टर मेल अभिषेक बनर्जी स्टोलन मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल सानिया मल्होत्रा मिसेस मूवी के लिए। यह नॉर्मल है। अब क्रिटिक्स की बात होगी। बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स यह दिया गया विक्रांत मैसी को सेक्शन 36 के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स प्रीति पैनिग्राही को दिया गया गर्ल्स विल बी गर्ल्स नाम की मूवी के लिए, है ना। तो ये मेन कैटेगरीज थी जो मैंने आपको यहां पर बताई है। पीडीएफ ले लेना, वहां पर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 2020 में। 32 कैटेगरीज में यह अवार्ड दिया जाता है। देता कौन है? फिल्म फेयर नाम की इंडियन एंटरटेनमेंट मैगजीन यह अवार्ड देती है हर साल। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैगजीन है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, और फाउंडर जेसी जैन है फिल्म फेयर के, है ना। आगे चलते हैं। चर्चित खिलाड़ी रूपा बयोर किस खेल से संबंधित है? रूपा बयोर ये अभी इंडिया में काफी चर्चा में रही है, तो ये संबंधित है ताइक्वांडो से। आंसर डी। वैसे जो ये आउटर गेम्स है, मतलब जो मुख्य धारा में नहीं है, मेरा कहने का सेंस है, जो मुख्य धारा में नहीं है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, इनकी तरह इनको फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन ताइक्वांडो में अभी एक नाम बहुत फेमस हो रहा है, जिनका नाम है रूपा बयोर। अब क्यों फेमस हो रहा है? आपको पता है जो वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग आई है अभी लेटेस्ट, उसमें टॉप 10 में शामिल होने वाली पहली इंडियन बनी है। कौन? रूपा बयोर, इंडियन ताइक्वांडो प्लेयर।
ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से आती है, केवल 24 ईयर इनकी एज है। बहुत इंपॉर्टेंट उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग में टॉप 10 में आना, वर्ल्ड में इंडिया की पहली खिलाड़ी रूपा बयोर, ये इस रैंकिंग में 8वें नंबर पर है ना, ताइक्वांडो प्लेयर रूपा बयोर। वैसे तो इनकी काफी सारी उपलब्धियां रही है, लेकिन ये एग्जाम में कम पूछी जाएगी, तो एक बार पीडीएफ से ही इनको देख लेना, मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये यहां पर मैंने आपको उपलब्धियां दी है रूपा बयोर की, तो एक बार यहां पर आप देख लीजिएगा किस खेल की खिलाड़ी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपा बयोर तो ताइक्वांडो प्लेयर है। आगे चलें। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। यह दिवस हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 18 दिसंबर को। जो माइग्रेंट्स है, प्रवासी है, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके घर वालों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, राइट्स को बनाए रखना और इनके हितों के लिए काम करने के लिए लोगों को अवेयर करना, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। माइग्रेंट्स समझते हैं, प्रवासी क्या होते हैं? एक स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर जाकर सेटल हो जाते हैं, किसी भी कारण से हो सकते हैं। किसी देश में गृह युद्ध चल रहा है, इस कारण हो सकता है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, है ना, एक अच्छे जीवन की आशा के लिए एक जगह से काम करने किसी और जगह पर, किसी और देश में शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, दूसरे देशों में इनसे काफी भेदभाव होता है, इनके ऊपर काफी अत्याचार भी देखने को मिलते हैं काफी देशों में, है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आप किसी देश के मूल निवासी ना होकर कहीं से माइग्रेट करके आए। तो ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए, लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाए, यह उद्देश्य है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे को मनाए जाने का। तो यह 18 दिसंबर को डे हर साल मनाया जाता है ना। एक कन्वेंशन की याद में इसको मनाया जाता है। यह कन्वेंशन है माइग्रेंट वर्कर्स कन्वेंशन, इसकी हम बात करेंगे। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स कन्वेंशन है ना, यह 18 दिसंबर 1990 को साइन किया गया था, और इसी की याद में यूनाइटेड नेशन ने सन 2000 में अनाउंस किया था कि हम 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाएंगे। तो सन 2000 से हर साल 18 दिसंबर को मनाया जा रहा है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। 2025 में माइग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट, यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की, है ना, माइग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा यह हर साल सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब यह संस्था की जब बात हो रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, तो इसकी भी बात करेंगे लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं माइग्रेट वर्कर्स कन्वेंशन की, माइग्रेंट वर्कर्स कन्वेंशन की। नाम से आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल ट्रीटी है और उद्देश्य वही जो कि डे का उद्देश्य है। जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनकी फैमिलीज के लिए राइट्स को बनाना, प्रोटेक्ट करना, और वर्ल्ड में सभी देश इसके लिए काम करे, माइग्रेट्स या जो शरणार्थी है उनके लिए काम करे, ये इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। प्रवासी, है ना, प्रवासियों के लिए काम कर पाए। तो 18 दिसंबर 1990 को इसे साइन किया गया था। 1 जुलाई सन 2003 को यह इफेक्ट में आया था, अस्तित्व में आया था। 60 देश फॉलो करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स कन्वेंशन को। आपको पता है इंडिया इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, इंडिया इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कल फिर शरणार्थियों को भी शरण देनी पड़ सकती है, इसलिए इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही यह संस्था काम करती है, इसका इंडिया पार्ट है। ओके, इस संस्था की स्थापना 6 दिसंबर 1951 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और 175 स्टेट और 8 ऑब्जर्वर कंट्री मेंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की। तो इसी के द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। आप सभी के लिए आरंभ 2.0 सिविल सर्विसेज का बैच यहां पर अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी आरंभ 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, प्री और मेंस के लिए आपके लिए। ओके, आंसर राइटिंग और एआई लर्निंग यहां पर सभी आपको फैसिलिटी दी गई है। साथ ही साथ आपको मेंटरशिप भी यहां पर प्रोवाइड की गई है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप आज इसे
आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। आगे बढ़ें, और एप्लीकेशन को तो आप चेकआउट कीजिए ही डेली करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए, और अदर काफी सारी फ्री पीडीएफ और कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो चेकआउट कीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रफुल्ल बरुआ का दिसंबर 2025 में निधन हो गया है। प्रफुल्ल बरुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रफुल्ल बरुआ बहुत ही फेमस एक जर्नलिस्ट है, आंसर सी। इनका हाल ही में निधन हो गया है दिसंबर 2025 में, है ना। ये नॉर्मली असम से आते हैं, पूर्वोत्तर भारत में असम से आते हैं, बहुत ही फेमस इंडियन जर्नलिस्ट। असम ट्रिब्यून नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसके ऑनर, एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। आपको पता है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रफुल्ल बरुआ का जो योगदान है, इनके लिए इन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 14 दिसंबर को 93 ईयर की एज में प्रफुल्ल बरुआ का निधन हो गया। इंडियन जर्नलिस्ट किस राज्य से हैं? तो ये भारत के असम राज्य से संबंधित है। आगे, कोल इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? कोल इंडिया भारत में गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, कोल प्रोड्यूसर कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कोल इंडिया। इंडिया का ऑलमोस्ट 70% प्लस कोयले का प्रोडक्शन या कोयला प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है कोल इंडिया, ये खनन का काम करती है। तो कोल इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो ये बने हैं बी साईराम, है ना। बी साईराम कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी नियुक्त किए गए। इनके पहले इस पद पर पीएम प्रसाद थे, हालांकि इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर को ही खत्म हो गया था, और पीएम प्रसाद के बाद एक अंतरिम चेयरमैन के रूप में सनोज कुमार झा को अपॉइंट किया गया था, और अब फाइनली परमानेंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया का बी साईराम को अपॉइंट किया गया। चेयरमैन का पद 15 दिसंबर को इन्होंने संभाला है, और ये 31 मार्च 2028 तक अपने पद पर रहेंगे। कौन है? बी साईराम, कोल इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। कोल इंडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयू है, कोल प्रोड्यूसर कंपनी है, सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी। 82% कोल प्रोड्यूस यही कंपनी करती है इंडिया में, लगभग 82% कोयले का प्रोडक्शन इंडिया में इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। 1975 में स्थापना, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत ये काम करती है कोल इंडिया। 11th UNAOC ग्लोबल फोरम का आयोजन कहां किया गया है? 11th UNAOC ग्लोबल फोरम हाल ही में इसका आयोजन किया गया सऊदी अरब के रियाद में। अब ठीक है, 11th एडिशन है, एक कॉन्फ्रेंस है। अब यहां पर UNAOC क्या है, इसकी बात करें तो देखिए, यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये फुल फॉर्म है UNAOC का। अब क्या है ना, ये जो संगठन है ना, अभी इसके 20 साल पूरे हुए, क्योंकि इस संगठन की स्थापना 2005 में की गई थी, है ना। यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन 2005 में संगठन बना था। अब इसके 20 साल 2025 में पूरे हुए हैं, तो 20 साल पूरे होने की खुशी में या याद में 20वीं एनिवर्सरी पर इस संगठन की 11th UNAOC ग्लोबल फोरम एक सम्मेलन है, इसका आयोजन 14-15 दिसंबर को किया गया सऊदी अरब के रियाद में। आपको पता है संगठन क्यों बना था? अगर हम यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है और जो इस्लामिक स्टेट है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनके बीच में मतभेद को कम करना, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन बना था। अब ये इसी के तहत जो फोरम या सम्मेलन आयोजित किया गया ना, इसका उद्देश्य भी सभी देशों के बीच बातचीत और रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाना है, मतलब ये आपस में मिलकर अपने बीच के मतभेदों को कम कर पाए। इंडिया ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया ने यहां पर उग्रवाद के खिलाफ बात की है कि भैया उग्रवाद को पूरे वर्ल्ड में खत्म किया जाना चाहिए, मतलब किसी भी रिलीजन से प्रेरित होकर जो अपराध किए जाते हैं या किसी प्रकार के अदर अपराध हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए। तो ये इंडिया ने रखा था। यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है।
इसकी कॉन्फ्रेंस जो थी फोरम, ग्लोबल फोरम, उसका आयोजन सऊदी अरब के रियाद में हो चुका है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। अब यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, उद्देश्य आपको पता चल गया। यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज और इस्लामिक स्टेट के बीच में जो बढ़ते हुए टेंशंस थे उनको कम करने के लिए बनाया गया था, ताकि वर्ल्ड में उग्रवाद को खत्म किया जा सके और आपसी सहमति और बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। संस्था 2005 में स्थापित हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके डायरेक्टर वर्तमान में निहाल साद है, जो कि इजिप्ट या मिस्र से आते हैं। जिंग्याकोब किएंग लिएंग नाव दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? जिंग्याकोब किएंग लिएंग एक बोट रेस है ना, जिसका आयोजन किया जाता है भारत के मेघालय राज्य में। कहां पर? मेघालय में। ये मेघालय में काफी सालों से बंद थी, ये जो बोट रेस थी ना, काफी सालों से बंद थी। अभी मेघालय में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ट्राई हिल्स फेस्टिवल, है ना, जो मेघालय का हिल्स एरिया है वहां पर ट्राई हिल्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया मेघालय के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। अब उन्होंने क्या किया कि 28 साल पहले जो बोट रेस बंद हो चुकी थी, कौन सी? जिंग्याकोब कियांग लियांग बोट रेस 28 साल पहले बंद हो चुकी थी। इसका आखिरी बार जो आयोजन हुआ था ना 1997 में हुआ था। अब इसको एक बार फिर से शुरू किया है, तो इसीलिए जिंग्याकोब कियांग लियांग बोट रेस अभी सुर्खियों में है। मेघालय में एक नदी बहती है, उम्नगोट रिवर। आपको पता है इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर में गिनी जाती है उम्नगोट रिवर। इस रिवर पर आयोजित किया जाता है जिंग्याकोब कियांग लियांग बोट रेस को। मेघालय की गारो, खासी, जैंतिया जो कम्युनिटीज है उनके बीच में ये एक ट्रेडिशन है, एक प्रकार का फेस्टिवल की तरह आयोजित किया जाता है। वैसे पूरा फेस्टिवल ही आयोजित किया जाता है, जिसकी हमने बात की है ट्राई हिल्स फेस्टिवल, और इसी के तहत जियांगकोब कियांग लियांग नाम की बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है। यह 1997 से बंद है, लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत की गई है और सभी कम्युनिटीज ने एक बार फिर से यहां पर पार्टिसिपेट किया है। तो ट्राई हिल्स फेस्टिवल मेघालय का एक कल्चरल फेस्टिवल है, दिसंबर मंथ में ही आयोजित किया जाता है ताकि मेघालय के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया जा सके। इस साल ये 10 से लेकर 13 दिसंबर तक आयोजित किया गया और इस बार इसका 4th एडिशन है। डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्ट, कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने इसका आयोजन किया है। रिवर की बात होगी, उम्नगोट रिवर, क्योंकि जो बोट रेस है उसका आयोजन इस रिवर पे हुआ है, तो इस रिवर को भी समझ लेते हैं। ये जो रिवर है ना, भारत के मेघालय राज्य में जो खासी हिल्स है वहां से इसका उद्गम होता है। ये दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसे शारी गोयन रिवर के नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश में बहती है, मेघालय और बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। बांग्लादेश में एक सुरमा रिवर बहती है, सुरमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है भारत की उम्नगोट रिवर। उद्गम इसका मेघालय से होता है। ओके, इस पे जो आपने इमेज बहुत देखी होगी सोशल मीडिया नेट पर, ये जब इसको देखते हैं ना, इस रिवर को अंदर के पत्थर तक दिखाई देते, इतनी ज्यादा क्लीन रिवर है, इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर मानी जाती है। तो बोट रेस यहां पर करवाई जाती है। आगे आते हैं, इंटरपोल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन थंडर 2025 का उद्देश्य क्या है? इंटरपोल ने 2025 में ऑपरेशन थंडर चलाया था। इंटरपोल जानते, वर्ल्ड की पुलिस कहलाती है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड की पुलिस के बीच में कोऑपरेशन का काम करता है ना। मतलब जैसे एक देश की पुलिस, इंडिया की पुलिस, इंडिया की टेरिटरी के बाहर तो कोई काम नहीं कर पाएगी, कोई भी अपराधी बाहर भाग जाता है तब उसको कैसे लेके आए, तो फिर कोऑपरेट करती है इंटरपोल। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है उसमें एक्सेस होता है इंटरपोल को, तो फिर ये मदद करती है उन देशों की। तो ये वर्ल्ड की पुलिस कहलाती है इंटरपोल, या फिर वर्ल्ड का वॉचमैन भी कहते हैं इसको। तो इसने 2025 में ऑपरेशन थंडर चलाया। इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीव तस्करी नेटवर्क को पूरे वर्ल्ड में खत्म करना। तो जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, वन्य जीव, जो इलीगल व्यापार होता है वन्य जीवों का, वन्य जीवों के जो बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, शेर के दांत, खाल, तो इनके इलीगल जो व्यापार है उनको रोकना और उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए इंटरपोल ने 2025 में ऑपरेशन थंडर चलाया था। एक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से इंटरपोल ने यह ऑपरेशन चलाया है।
इसके तहत आपको पता है 134 कंट्रीज में ऑपरेशन थंडर चलाया गया। 30,000 से ज्यादा इलीगल एनिमल, प्लांट और जो ऐसी चीजें हैं जो कि प्रतिबंधित है उनके ट्रेड को रोका गया, उनके खिलाफ काम किया गया इंटरपोल के द्वारा। तो इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम के द्वारा मिलकर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है। इंटरपोल काम पता चल गया, स्थापना 7 सितंबर 1923 में की गई थी। 196 मेंबर कंट्रीज इसकी मेंबर है, जो कि यूनाइटेड नेशन की भी लगभग मेंबर है। फ्रांस के लियोन शहर में इसका हेडक्वार्टर है और अहमद नासिर अल रईसी जो कि यूएई के हैं, इंटरपोल के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। और दूसरी संस्था आई है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरी दुनिया में कस्टम क्षेत्र को, कस्टम सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। यह है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड के 186 देशों के कस्टम ऑफिस जो हैं, कस्टम जो हेडक्वार्टर है, वो इसके मेंबर हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ पिशारोटी। संगीता बरुआ पिशारोटी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। भारत में जर्नलिस्ट जो होते हैं, है ना, जो प्रेस होती है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और जर्नलिस्ट या जो प्रेस क्लब है उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, है ना। तो अगर गवर्नमेंट की कोई बात है तो वो जर्नलिस्ट के जो एसोसिएशन है या फिर जो क्लब से उन तक पहुंचाना, उनकी डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये काम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया करता है। हाल ही में इसकी पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरो पिशारोटी। यहां पर आंसर ले लिया, बरुआ, सॉरी, संगीता बरुआ पिशारोटी इसकी बनी है अध्यक्ष। अब देखिए, संगीता बरुआ की बात करें, एक इंडियन जर्नलिस्ट और राइटर है। इन्होंने बुक भी काफी लिखी है, जर्नलिस्ट भी है, और ये आती है भारत के असम राज्य से। काफी अलग अलग न्यूज़पेपर में ये काम कर चुकी है। इनकी एक बुक काफी फेमस रही है जिसका नाम है असम द एकॉर्ड द डिस्कॉर्ड। ये बुक है संगीता बरुआ की। अब आपने एक असम एकॉर्ड की हमने बात की थी, 1985 में ये एकॉर्ड हुआ था। मैंने आपको पहले बताया भी था इसके बारे में, असम एकॉर्ड के बारे में। तो असम में क्या हुआ था कि 1985 में एक ट्रीटी हुई थी। इंडियन गवर्नमेंट और असम के जो उस वक्त ग्रुप थे जिन्होंने विद्रोह किया था, उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी कि भाई असम में 24 मार्च 1971 के बाद जो भी इंटर हुआ है ना, तो उसको इलीगल इमिग्रेंट्स माना जाएगा। यह प्रावधान किया गया था असम एकॉर्ड में। तो इंडियन गवर्नमेंट और वहां के जो रिबेल ग्रुप थे उस वक्त जो विद्रोह किया था जिन्होंने, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे अवैध लोग आ गए थे असम में, तो असम के मूल निवासियों ने विद्रोह किया था और इंडियन गवर्नमेंट से फिर उनकी ट्रीटी हुई थी। यही असम एकॉर्ड है, 1985 में ये ट्रीटी हुई थी। तो इसी पर बेस्ड संगीता बरुआ पिशारोटी ने बुक लिखी है और अब ये बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। तो ये भी क्लियर हो गया असम एकॉर्ड क्या है, बता चुका हूं मैं आपको। 15 अगस्त 1985 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। इंडियन गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जिन्होंने विद्रोह किया था, इनके बीच में। डन, आगे आते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया काम क्या है पता चल गया। 20 दिसंबर 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। दुर्गा दास इसके फाउंडर है, हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलता है नई दिल्ली में। ओके, आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन बना है? भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड, किसी भी राज्य का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया, यह बना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। डन, आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत के किसी राज्य का पहला शिक्षा बोर्ड। एक्चुअल में बिहार शिक्षा बोर्ड जो है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसे आईएसओ सर्टिफिकेट क्लास 10 और क्लास 12 के रिजल्ट को बेहतर ढंग से सुधारने के लिए और इसने जो काम किए हैं प्रभावी ढंग से क्लास 10 और 12 के रिजल्ट को सुधारने के लिए, उनके स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए जो भी प्रयास बिहार के स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने किए, इसीलिए इसे आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया।
वैसे आईएसओ सर्टिफिकेट 3 एरिया में दिया जाता है। एक तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, जैसे पेपर वेपर लीक नहीं हो पा रहे हैं और अच्छी प्राइवेसी, अच्छे सिक्योरिटी है, तो एक इसलिए दिया जा सकता है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दिया जा सकता है कि भैया रिजल्ट देने के लिए पूरा मतलब रिजल्ट देने का पूरा सिस्टम बेहतर कर लिया है किसी राज्य ने, तो इसके लिए, या फिर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, रिकॉर्ड जो हैं बहुत बेहतर ढंग से किसी ने मैनेज किए, तो उसे आईएसओ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। देता कौन है? एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो संस्था है ना, ये कुछ एजेंसीज को मान्यता देती है, कुछ सर्टिफाइड एजेंसीज होती है जो कि आईएसओ सर्टिफिकेट दे सकती है। तो आईएसओ नाम की संस्था कुछ अलग एजेंसीज को सर्टिफिकेट देने की मान्यता प्रदान कर देती है, ऑफिशियल हो जाते हैं वो, है ना। तो ये जो एजेंसीज होती है वो किसी भी राज्य बोर्ड को, किसी चीज को, किसी रेलवे स्टेशन को, किसी नेशनल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेट दे सकते हैं जब वो बहुत ही बेहतर ढंग से काम कर रहा है। तो किसी कंपनी के प्रोडक्ट, सर्विस, सिस्टम, क्वालिटी, सेफ्टी, किसी देश की ऐसी कोई व्यवस्था, इनको आईएसओ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है ना। तो ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को मिला है। इंडिया में पहला स्कूल बोर्ड है, राज्य शिक्षा बोर्ड है, जिसे ये आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया। संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक इंटरनेशनल एनजीओ है। दुनिया में अलग अलग फील्ड के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने का काम इस संस्था का है। 1947 में इसकी स्थापना हुई है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हेडक्वार्टर, 170 मेंबर कंट्रीज इसकी मेंबर है। ओके, इसके प्रेसिडेंट जो है वर्तमान में सुंग हवान छो, ये साउथ कोरिया से आते हैं। तो यहां पर हमारे 17 दिसंबर के करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। एक एक फैक्ट को हमने डिस्कस किया है। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम ले लेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। राष्ट्रीय पाक शैली के लिए यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में किस देश को पहली बार दुनिया में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा इटली। पढ़ा था कल हमने इसको। ऑस्ट्रेलिया के बाउंडी बीच पर हनुक्का त्योहार मनाने वाले लोगों पर आतंकवादी हमला हुआ है। यह त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? यह मनाते हैं ज्यूइश। ऑटन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 67। यूएनईए 7 में भारत द्वारा लाए गए स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जंगल की आग के वैश्विक सहयोग और प्रबंधन को मजबूती प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का विनर कौन बना? तो यह विनर बना इस बार इंडिया। फिर चिली देश का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो चिली देश के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये बने हैं जोस एंटोनियो कास्ट, है ना, चिली देश के नए प्रेसिडेंट। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार गोयल। आगे आ जाएं। 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 3rd। मेरी योजना पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? यह उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को से संबंधित बिल को मंजूरी दी है? तो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई बिल को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। यह हमारे कल के करंट अफेयर के आंसर होगा, रिवाइज कर लिया हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, डबकी और सुपर टैकल ये शब्द संबंधित है कबड्डी खेल से, कबड्डी में बहुत यूज होते हैं। बीबी का मकबरा जिसे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है, इसे बनाया था औरंगजेब ने। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि ओडिशा में है, यह 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। इसका आंसर है 2009 लास्ट क्वेश्चन का। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आर्चरी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब की गई थी? और विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन को नोट करो आराम से, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।